मैं हूँ कीर्ति और जैसा कि आप सब काफी दिनों से क्लासेस में आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वैसे भी लॉकडाउन के वक्त में बहुत सारा आपका लॉस हुआ है, तो कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर की अच्छी अच्छी बातें सीखे, बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत कुछ करें। तो नावे सर तो आप जानते हो, है ना। तो आज जो अपनी क्लास है उसमें एक स्पेशल गेस्ट है, वो आए हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अभी आपको कोविड पता था, कोविड के वक्त में क्या हुआ था, लोगों के घरों पर, कई लोगों के घर पे खाना नहीं था, बहुत सारी चीजें लोगों ने की, अपने जिसकी तरफ से जो पॉसिबल हुआ सबने वो किया, है ना। तो आज अपने साथ पे अपनी क्लास में मौजूद है मोइन सिद्दीकी सर। जोरदार तालियों से स्वागत तालियां बजते रहना चाहिए। फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन भी सर चला रहे हैं। बहुत सारे सोशल वर्क सर कर रहे हैं, जिसमें कोविड के वक्त कंबल वितरण, खाना वितरण, गरीबों के लिए बहुत सारी हेल्प, ऐसी सारी कुछ चीजें सर ने की है। तो एक बार जोरदार तालियां। क्या कहना चाहोगे आज बच्चों को? देखिए, सबसे पहले मैं थैंक बोलता हूँ। मोइन से एक मिनट, वो कॉलर माइक देना। बात अगर की जाए आपके फ्यूचर की, बात अगर की जाए आपके करियर की, तो अभी जिस टाइम में आप हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, ये एक समय ऐसा है कि ये समय हमने गुजार दिए। मैं आपके ही जैसा एक स्टूडेंट था। मैंने भी 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, डबल पीजी किया। तो मैं आपसे ही निकलता हुआ एक स्टूडेंट हूँ और आज भी मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हमारी स्टडी कभी ख़त्म नहीं होती, हमें लगातार पढ़ते जाना चाहिए। जिस तरीके से आप एक मोबाइल को देखते हैं कि पहले हम नोकिया का एक सादा सा मोबाइल देखते थे, उसके बाद एलजी का मोबाइल आया, उसमें फिर हमने ये देखे कि उसमें सिम नहीं रहती थी, उसके बाद सिम का ज़माना आया, उसमें फिर हमने ये देखे कि CDMA में सिम रहती थी, फिर GSM सिम आई। तो आज के दौर में और उस वक्त के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। तो हमें इस दौर में अगर रहना है तो हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ रहना है। अगर हम आज के दौर के साथ नहीं हैं, अगर हम आज के वक्त के साथ नहीं हैं, तो हमें ओल्ड कहा जाता है। अगर हर छोटी सी शुरुआत अगर आप की जाए, कपड़े से लेकर, गाड़ी से लेकर, आपके कॉलेज बैग से लेकर, आपके यूनिफॉर्म से लेकर, हर कोई चीज़ अब चेंज हो गई है। अभी दौर जो है टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी में हमें किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है अभी। अगर कोई वैकेंसी अगर आती है, अगर 100 पोस्ट आती है, उस 100 पोस्ट के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो इस 100 लोगों में उस 1 लाख की जो एप्लीकेशन है, अपने आप को बराबर रखना, अपने आप को रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आपका भी ग्रेजुएशन हो, मेरा भी ग्रेजुएशन हो सकता है कि आपका भी BSc हो, मेरा भी BSc हो सकता है कि आपकी भी 75% हो, मेरे भी 75% है, हो सकता है कि हम दोनों की यूनिवर्सिटीज़ एक हो। लेकिन जब हम किसी को इंटरव्यू करते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर आपकी जो स्किल होती है, जो आपने सीखी होती है, जो आप डेली सीखते हो, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके यूनिफॉर्म ड्रेसेस से, यहाँ तक कि वो इंटरव्यू में सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा आपको जज किया जाता है। जिस पढ़ाई के लिए आप बचपन से लेकर ग्रेजुएशन यानी कि 15 क्लास, लगभग 21 साल की उम्र आपकी हो जाती है ग्रेजुएशन तक, तो 21 साल का ये निचोड़ मात्र 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। इस 15 से 20 मिनट में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी, जो पास्ट है उसको भी लेके चलना है, जो प्रेजेंट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो, और जो फ्यूचर में होने वाला है, उस 15 मिनट में आपको कवर करना है। समझ लीजिए कि आपने UPSC क्रैक कर लिया, प्री भी पास हो गए, मेंस भी पास हो गए, अब आया आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, एक IAS बनने के लिए, एक IPS बनने के लिए जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है वो केवल एक नगर सेवक जैसी कोई वार्ड की नहीं दी जाती है। उन पर जिम्मेदारी जो दी जाती है पूरी शहर की दी जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट की दी जाती है, यहाँ तक कि स्टेट की दी जाती है। तो ये जिम्मेदारी, अब तो सोचिए वहाँ वो कैसे इंसान को रखेंगे। मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ, आप भी अच्छा बोल रहे हैं, मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ, आप भी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो लेंगे किसको? ये होता है हमें उस 15 मिनट में, उस इंटरव्यू में अपने आप को कैसे पेश करना है। तो ये चीज़ आप सीखिए कि हम स्किल कैसे सीख सकते हैं। कोई भी स्किल,
आजकल के लड़के बहुत अच्छे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ डालते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालते हैं। ये आपकी स्किल नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ाना टाइम, वक्त की ज़ाया है। यही टाइम अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुन रहे हो, किसी ऐसी ट्रेनिंग को आप कर रहे हो जिससे आपका फ़ायदा हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। 120-140 की स्पीड से बाइक चला लेना ये आपका स्किल नहीं है। घमेला कटिंग करा के आड़े टेढ़े बाल बनवा लेना ये आपकी स्किल नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहन लेना ये आपकी स्किल नहीं है। स्किल ये है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए छोटी से छोटी पोस्ट, यहाँ तक कि आज अगर हम बात की जाए हमारे इंडिया की, तो प्यून की पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेशन आती हैं। तो क्या हम उस प्यून के लायक हैं? क्या हम उस क्लर्क के लायक हैं? क्या हम उस क्लास 1 ऑफिसर के लायक हैं? तो ये जो वक्त आपके पास है, हमारा ये वक्त गुजर चुका। अभी जो आपके पास वक्त है, हमारे समय में जो होती थी 10th और 12th के एग्ज़ाम, 100 मार्क्स के पेपर होते थे, उतने नोट्स ऑनलाइन नहीं मिलते थे हमको बुक्स अरेंजमेंट करना पड़ता था, एक एक बुक्स को लिखना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें हमको करना पड़ता था। लेकिन आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए तो आप यूट्यूब पे गए, गूगल पे गए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपके पास ट्यूशन्स हैं अच्छी अच्छी। पहले तो हमारे समय में एक ही क्लास की ट्यूशन लगा लिए तो बहुत बड़ी बात थी। आज के स्टूडेंट तो ऑल सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हैं, 10th में भी, 12th में भी, 8, 9, 10 में भी। तो हम ये देखिए कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या है आज की तारीख में। हम कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। सिटी में भी हम नॉर्थ नागपुर में रहते हैं कि कौन से इलाके में रहते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। आज हम अपने नागपुर को मेट्रो सिटी तो कहते हैं, तो क्या हम यहाँ पर जॉब करने लायक हैं? क्या हम 15,000 20,000 में ही खुश रहेंगे? हमें अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, जैसे कि अगर आप किसी साइकिल वाले के साथ हैं तो आपकी साइकिल लेने की इच्छा होगी। अगर आप किसी स्कूटी पेप चलाने वाले के साथ रहते हैं तो आपकी स्कूटी पेप चलाने वाले की ही इच्छा होगी। लेकिन अगर आप किसी जगुआर जो चलाता है कार, या फरारी जिसके पास कार है, अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपकी भी डेफिनेटली इच्छा होगी मैं भी लूँ। जिस तरीके से अगर आप कबाड़ी वाले के साथ रहेंगे तो आपके दिमाग में भी कबाड़ी जैसे बिजनेस आएंगे। अगर आप कपड़ा व्यापारी के साथ रहते हैं तो आपके माइंड में भी कपड़े से रिलेटेड बिजनेस आएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आप दोस्त किसको बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी होती है, अगर हम शुरुआत की बात करें तो क्लास होती है 7 बजे से 12 बजे तक कॉलेज टाइम में, 12 से हम घर पर आते हैं, फिर हमारी ट्यूशन रहती है, फिर हम रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं। कभी सोचा है कि हमने अपने आप को कितना वक्त दिया? कभी ये सोचा कि हमारी किसी एक लैंग्वेज पे कमांड है? आप किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड रखिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, एनी अदर लैंग्वेज, लेकिन एक भाषा पर आपकी कमांड होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को इंटरव्यू देते हो ना, तो वो आपसे यही पूछता है कि हम आपको क्यों लें, हम आपको क्यों हायर करें, क्या क्वालिटी है आप में। आज के दौर में हर कोई ग्रेजुएट है, आज के दौर में हर किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, हर कोई अच्छा यूनिफॉर्म पहनता है, लेकिन क्या ऐसी स्किल है जो बता सकता है वो? क्या मैं अगर आपसे सवाल करूं कि नागपुर में ऐसी क्या चीज़ है जो पूरे भारत देश में नहीं है, कि क्यों मैं नागपुर में रहूं, या अगर आप किसी को कन्विंस करें कि आप नागपुर में आकर रहें, तो उसको क्या यहाँ की खासियत आप बताएं कि नागपुर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आप में एक पावर होना चाहिए, आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए। वो स्किल आप सीख सकते हैं, क्योंकि स्किल सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो 70 साल के ऊपर के, 72 लगभग उनकी एज है, लेकिन आज भी वो युवाओं के दिलों पे राज कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है उनमें कि जब वो स्पीच देते हैं तो घंटों स्पीच देते हैं? आखिर क्या बात है? उन्होंने लोगों को बांधना सीखा। ऐसे कई स्पीकर है हमारे कंट्री में जो एज उनके लिए मायने नहीं रखती, जो कलर उनके लिए मायने नहीं रखती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो उनमें क्या था ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसी स्किल डेवलप की कि आज उन्हें मिसाइल मैन, भारत का एक बहुत अच्छा नागरिक कहा जाता है। तो ऐसे लोग, अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आप कहेंगे कि मेरे पास जाने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, घर नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? आज के इस दौर में मात्र जो हमारा नेट का रिचार्ज है, उसमें महीने भर में आप क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो डाटा जो 1.5 GB यूज़ होता है, वो एक मूवी में या किसी सीरियल को देखने में हो जाता है। हम अगर चाहे तो अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, उससे अच्छी क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखना है। हमें बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है, हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, हमें बहुत अच्छी अच्छी कार लेना है, लेकिन उसके लिए हम क्या इनपुट लगा रहे हैं जो हमें आउटपुट मिलेगा। और दुनिया का एक रूल है, जो आप बोओगे वही आप पाओगे।
अगर आपने मेहनत से अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन निकाला, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें जो हिस्ट्री होता है, उसमें जो ज्योग्राफी होता है, उसमें जो भी करंट अफेयर्स होते हैं या जनरल नॉलेज की बात होती है, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है। इतना होता है कि आप उसको स्किप कर देते हैं। हर किसी को पता है कि हमारे शरीर में, बॉडी में क्या क्या है। हर किसी को पता है कि पृथ्वी पे पानी कितना है। हमने ये पढ़ चुके हैं। हमने शिवाजी महाराज से लेकर अकबर, बाबर, हुमायूं, जितने भी ऐतिहासिक काम है हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने एजुकेशन का इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए कि हम एजुकेशन जो ले रहे हैं, अगर आप बीकॉम में हो, अगर आप बीए में हो, तो वही सब्जेक्ट आप कवर कर लीजिए। लोकसभा है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो उसमें लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं, ये आपके सिलेबस में और यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हर कोई कलेक्टर बन सकता है, हर कोई बड़ी पोस्ट पे जा सकता है, लेकिन अगर वो ये ठान ले कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर पाऊंगा, अगर आपने सोच लिया अपने आप से, जो हार गया वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो भूल जाइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो भूल जाइए मेरे पास कोचिंग नहीं है। आज के दौर में आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ कार्ड बना सकते हैं और वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। आपको कोई बुक्स खरीदना नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने से बड़े जो सक्सेस हो चुके हैं, अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर है तो उससे पूछिए आप डॉक्टर कैसे बने, आपने कैसे BUMS किया, आपने कैसे BMS किया, आपने कैसे MBBS किया। अगर आपको वकील बनना है तो अपने आसपास या अपने रिश्तेदार में या आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को आप पसंद करते हो वकील को, उससे मिलिए कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे क्या करना होगा। आप किसी से मिलोगे ही नहीं, आप किसी से बात करोगे ही नहीं, तो आपको कौन क्या सिखाएगा। और आज का ये वक्त ऐसा है कि आपको कोई कुछ नहीं सिखाने वाला, आपको खुद आगे बढ़ना है। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा कि चल मैं तेरे लिए क्लास लगा देता हूँ, चल ये अच्छी चीज़ है, ये तू कर। कोई नहीं, अपने आप से ही आपको हर चीज़ सीखना है, क्योंकि ये दौर कंपटीशन का है। क्योंकि वो चाहेगा कि ये जॉब मुझे मिले। जब हम किसी भी क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैं मेरिट में आऊँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिले। भले से हमारी फ्रेंड के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो, वो हमारे साथ उठता हो बैठता हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उससे अच्छे मार्क्स हमारे आए। तो यही तो होता है कि जब हम कोई बैंक की, रेलवे की क्लासेस लगाते हैं, उसमें यही तो होता है कि मार्क्स तो सेम आए लेकिन इंटरव्यू कैसा। तो यही चीज़ आपको सीखना है, यही उम्र होती है सीखने की। यही टाइम अगर आपने कॉलेज की कैंटीन में दिया, होटल में दिया, घूमने फिरने में दिया, तो यकीन मानिए आपने अपना साल या अपना वक्त ज़ाया किया। आप अपने वक्त को पहचानिए, क्योंकि और दौर बदलने वाला है और टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। जैसे हमारे टाइम पर जो कट ऑफ होती थी 100 में से 74 होती थी, लेकिन आज कट ऑफ 100 में से 98, 97 की है। तो आप कैसे नीट को अपीयर कर लोगे, कैसे हम करेंगे। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी करना है, और स्मार्ट स्टडी के लिए पैसे नहीं लगते, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ वक्त लगता है। अगर आपने मेहनत से सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक भी कंटिन्यू पढ़ लिया ना, आप जीत गए। 24 घंटे जीत गए आप। लेकिन ये नहीं कि मैं आधा घंटा पढ़ लिया फिर एक ब्रेक ले लिया, ये ले लिया। एकदम स्टडी होती है। कई लोग मैंने देखा है कि सवेरे भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं, शाम में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं। दिखावा मत करिए अपनी पढ़ाई का कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ। कभी दिखावा मत करिए कि मैंने इतना पढ़ लिया, कभी दिखावा मत करिए। बल्कि दिखावा उस दिन कीजिए जिस दिन रिजल्ट है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स मिले, मैंने इतनी मेहनत की थी। आप पूरे गांव में ढिंडोरा कर दोगे कि मेरा ये सिलेबस हो गया, मैंने वो स्टडी कर ली, मेरा तो पूरा हो गया, अब टेंशन नहीं। लेकिन रिजल्ट के दिन आप क्या, रिजल्ट मायने रखता है कि आप आउटपुट क्या देते हो। तो अपना एक टारगेट रखिए। अभी अगर मैं सबसे पूछूं तो कौन कौन सी क्लासेस में आप MD एक्यूप्रेशर जी, MD एक्यूप्रेशर माशाल्लाह। आप 8, आप 11 इसमें से कोई है जो IAS बनना चाहता है, जिसकी सपना है IAS IPS बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, टीचर बनने की, एक अच्छा एंकर बनने की। न्यूज़ मीडिया देखते होंगे आप, तो एक अच्छा एंकर मैं बन सकूं कि मैं अच्छी अच्छी खबरें ला सकूं। ऐसा कौन है? पहले अपने गोल सेटअप कीजिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। अगर आप गर्ल्स हो तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरी सिर्फ शादी हो जाए, मुझे ससुराल में जाना है। वो दौर नहीं रहा कि अब सिर्फ खाना पकाना है, घर चलाना है, नहीं गया। आज बराबरी का हक है। प्रियंका गांधी कहती है ना, लड़की हो लड़ सकती हो,
लड़की हो कर सकती हो, ये चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ होनी चाहिए आप में। अगर आप में सीखने की ललक है तो आप सीख सकते हो, कर सकते हो। यकीन मानिए आप ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने हर किसी को उतना ही दिया जो सबको देता है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया। बस इतना है कि उस चीज़ को वो कैसे कवर अप करता है, उस चीज़ को वो कैसे कवर अप करता है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। अभी जो ये वक्त है आपका, जो अभी चल रहा है, हो सकता था कि आप किसी गार्डन में घूम सकते थे, किसी होटल में जा सकते थे, लेकिन आपने ट्रेनिंग लिया क्योंकि आपको लगा कहीं ना कहीं मेरा इसमें प्रॉफिट है, मेरा फ़ायदा है। तो ऐसी आप चीज़ देखिए कि हमें कहाँ से लाभ हो सकता है, कहाँ से फ़ायदा हो सकता है। अगर हमें डॉक्टर भी बनना है तो मार्केट में बहुत डॉक्टर है, अगर हमें टीचर भी बनना है तो हमारे नागपुर में बहुत टीचर है, लेकिन हमें ऐसा टीचर बनना है जो सबके नामों पर रहे। हमें एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो सबके नामों पर रहे। हमें एक ऐसा एंकर बनना है जो सबके आँखों में रहे, सबके बातों में रहे। हम रवीश कुमार का नाम लेते हैं। हम रवीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? कि वो बेबाक अंदाज तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हम कुछ ऐसे नाम लेते हैं कि बहुत बढ़िया है, जैसे अंजना ओम कश्यप, आपने नाम सुना होगा, श्वेता सिंह। ये कैसे लोग हैं? ये अपने एंकरिंग के बलबूते करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो हमें राज करना है। हमें कैसा राज करना है? कि हमें अपनी बातों से, हमारे अपने स्किल से, हमारे अपने ट्रेनिंग से हमको सीखना है। अगर आपको ज़िंदगी में लगता है कि मैं अब नहीं कर सकता, मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ, अब मेरे पास अब कोई रास्ते नहीं, तो यकीन मानिए वो एक ऐसा वक्त रहता है जो आपको सब कुछ करा सकता है। जो इंसान हार जाता है ना सबसे आखिरी में, वो इंसान ही जीतता है। और जो जीतते रहता है उसके अंदर एक अहम आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो हारता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर उसने सिर्फ एक बार मेहनत कर लिया, वो जीत सकता है। हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ इतने सारे है, जैसे कि क्रिकेटर है, बॉलीवुड एक्टर है, मीडिया है, पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं कि हम किस रास्ते पे अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आप किसी न किसी एक को आइडियल बनाना होगा। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए क्या होता है ये आपको समझना होगा कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे डीएड करना है कि अब मुझे बीएड करना है, मुझे इसके बाद एमएड करना है या पीएचडी करना है, मुझे नेट करना है या सेट करना है, मुझे स्कूल में पढ़ाना है, हाई स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है। ये आपको डिसाइड करना होगा पहले से ही। आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होगा। जिस तरीके से हम जीन्स देते हैं कि वहाँ अच्छा जीन्स मिलता है, फिर हमें ये पता चलता है कि अगले शॉप में अच्छी जीन्स आई, तो हमें भी ये समझना होगा कि ये सिलेबस से अच्छा सिलेबस वो, ये भी हमें समझना होगा। जिस तरीके से हम अपने कपड़े, अपने खाने की चीज़ का अच्छे से अच्छा लेते हैं, तो हमें भी समझना हो कि हमें अपनी ट्रेनिंग कहाँ से लेना है, हमें कैसे अपने गोल सेटअप करना है। अगर आप एक बार अपने आप को टाइम देना चालू कर दो, 24 घंटे में कम से कम अपने आप को, अगर आपने आधा घंटा भी दे दिया, सिर्फ आधा घंटा दो अपने आप को। अपने आप को देने से मतलब जो आपको अकेले आप रहें, अपने आप से बात करें, अपने आप की भी जो बैड हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, उस पर आप बात करें। जो भी चीज़ आप सीख सकते हो उसको सीखो। इसमें से अगर किसी के कोई सवाल होंगे तो वो कर सकते हैं। सर इंटरव्यू के मुताबिक थोड़ा बताइए ना, कैसे अगर कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके से उसका आंसरिंग करेंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ तो किसी न किसी कारण से खड़ा हूँ। आप में सबसे पहले आना चाहिए स्टेज डेयरिंग, सबसे पहले। इसमें से अगर किसी को मैं खड़ा कर दूँ कि 5 मिनट इस पर बोल दो, अगर जिसने ये बोल दिया समझो उसके अंदर से डर निकल गया। तो सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल लें कि अगर इंटरव्यू लेने वाला मेरा सगा भाई है, इंटरव्यू लेने वाला मेरे माता पिता है, या इंटरव्यू लेने वाला आईएएस ऑफिसर है, आपको सबको एक समझना है कि वो कोई बहुत बड़ा या रिच पर्सन नहीं है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, वो भी हमारे जैसा इंसान है। हम में इतने गट्स होना चाहिए कि हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके अंदर डर है ना, अगर आपको आंसर आता भी हो तो आप कंफ्यूज रहेंगे, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ। तो डर जिसके अंदर से निकला, तो डर कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर निकालना होगा कि मैं ये डर कैसा निकालूँ, मुझे पता है इसका आंसर। जैसे 1000 पीपल है बैठे हुए लोग, स्टूडेंट है, एक सवाल किया लेकिन मुझे जवाब पता है, लेकिन मुझे शर्म आ रही, मैं हाथ उठाऊँ। तो जब सबसे पहले आपको ये जो डर है ना अपने अंदर का, ये निकालना होगा। इंटरव्यूअर सवाल वही करेगा जो आपके स्किल से, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप डॉक्टर हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन कर सकता हो सकता है पॉलिटिकल का भी कर सकता हो। आपको उसका आंसर आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको उसका आंसर देना कैसा है ये आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने किसी ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी,
ये इसका राइट आंसर नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी, वो भी मोदी, ये भी, लेकिन आपकी स्किल बताती है, आपकी ज़ुबान बताती है कि आपने कैसे स्टडी किया। आप अगर किसी को इज्जत देते, किसी का नाम के आगे अगर जनाब, श्री, श्रीमान लगा देते हैं तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ये कैसा इंसान है। जैसे ही इंसान की पहला शब्द निकलता है ना उसकी ज़ुबान से, तो पता चल जाता है कि उसकी स्टडी क्या है, उसका नॉलेज क्या है। तो इसलिए जो कहते हैं ना, अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, अखबार की, उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी होती है। कभी लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है उसको पढ़ते हुए, कभी लगता है कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो गुस्सा आ रहा है आपको, कैसा कैसा लिखा है इसने, नहीं। कोई नॉवेल अगर आप पढ़ते हो तो गुस्सा आता है आपको, नहीं। कोई स्टोरी आप पढ़ते हो तो गुस्सा आता है, नहीं। तो आपको समझने में आता है कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये भाषा बहुत अच्छी है। तो वही हमें सीखना है। अब यहाँ बात की इन्होंने कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, क्या सवाल कर सकते हैं, तो आप ये जहन रख लीजिए अपना कि इंटरव्यू में जो भी पूछेगा मेरे फील्ड से रिलेटेड पूछेगा। पहला तो ये आपको कंफर्म रहना चाहिए कि मेरे फील्ड से रिलेटेड क्या है। दूसरा जर्नल का, कि जैसे आप कोई सिटी में रहते हैं, अगर आप एक बड़ी पोस्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आसपास का वातावरण, जैसे कि अगर आप सब नॉर्थ नागपुर के हैं, उत्तर नागपुर के हैं सभी, तो नॉर्थ नागपुर में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ की हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आशीनगर जोन कहाँ पर है, यहाँ पर अच्छा कॉलेज कौन से, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, या सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल कौन सा है। जिस इंसान को अगर अपने एरिया के बारे में पता नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं कि चाइना में क्या है, उसको कोई मतलब नहीं कि जापान में क्या है। अभी मेरे एक टीचर है कि उन्होंने जब राजभाषा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया तो उनसे ये पूछा गया था कि आपके जो घर के पास कितनी लाइब्रेरी है, एक मामूली सा सवाल है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 होंगी। 1-2 होंगी मतलब श्योरिटी नहीं है इसमें कि 2 है, 3 है, 4 है, इससे ज़्यादा है। कंफर्म आंसर रहते सर 6 है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी स्टडी अच्छी है। बहुत नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है। कुछ नॉलेज हो लेकिन काम का हो। जैसे मैंने कहा कि हम जहाँ रहते हैं लोकेलिटी में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ मस्जिद कितनी है, मंदिर कितनी है, क्योंकि इंटरव्यूअर वाला तो पता है ना कि आपने इतना स्टडी करके आए हैं, बहुत पढ़ लिए तभी तो आप यहाँ पर आए। तो वो आपसे सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेगा। याद रखिए, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन मात्र 20 to 25% होंगे आपके, क्योंकि उनको पता है ना कि इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर ली। आज यहाँ जब ये बैठे हैं तो इन्होंने जो इनका फील्ड का है वो पूरा इन्होंने जीत के आए होंगे। तो वो क्या करेंगे आपसे, जनरल क्वेश्चन। और यही जो हम बोलते हैं हाजिर जवाब, अगर आपने सुने हो कि हमें जवाब देते आना चाहिए, जवाब होना चाहिए, तो हम सबसे पहले अपने एरिया के बारे में ध्यान रख लें। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि नागपुर में अगर आप हैं, महाराष्ट्र में है, या समझो अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू कर रहे हो, बेंगलोर में कर रहे हो सकता है महाराष्ट्र का आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र में कोई ऐसी महिला का नाम बताइए जो एक बड़ी पोस्ट पे हो। तो आपको याद रहना चाहिए कि कोई ऐसी लेडी है जो जज बनी है हमारे महाराष्ट्र से, कोई ऐसी लेडी है जो सीएम बनी जो एक बड़ी पोस्ट पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज हमारा जो भारत है, जो हमारा कंट्री है, कहीं ना कहीं हर जगह पॉलिटिक इन्वॉल्व है, हर जगह। तो ज़्यादातर जो रिलेटेड टू क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल ही होते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आजकल तो कोट पैंट सबको पता है कि हमें क्या पहनना है, फॉर्मल पहनना है, क्योंकि कोई ऐसे कपड़े पहन के तो नहीं जाएगा इंटरव्यू में, जीन्स टॉप पहन के तो कभी नहीं जाएगा। तो सबको अपना यूनिफॉर्म पता है, सबको अपना ड्रेसिंग पता है, सबको अपना हर चीज़ पता है। लेकिन हमें छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए कि हम एंटर कैसे हो, हम उनसे परमिशन कैसे लें, हमारे बात करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अगर सामने पानी रखा हुआ तो अगर हमें पानी पीने की इच्छा है तो हम कैसे उनसे वो करें। हमें ये भी डर नहीं होना चाहिए कि मुझे प्यास लगी थी और मैंने मांगा नहीं कि बुरा लगेगा। यही तो चीज़ होती है आप में कि आप बोल सको, गूंगे नहीं होना चाहिए आपने कि हाँ हाँ ठीक है, सर हिला लिए, हाँ हाँ ठीक है। हो सकता है उसने कभी ये बोल दिया कि नागपुर संतरों के लिए फेमस है लेकिन नागपुर के संतरे खट्टे हैं, कभी ये बोल दिए तो आपको हाँ में हाँ नहीं लगाना है उनके, आपको बल्कि बोलना है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, हमारे के संतरे बहुत अच्छे मीठे हैं तभी तो फेमस है। श्योरिटी होना चाहिए। वो तो आपको झूठ बोलने के लिए या आपको गड़बड़ करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे सवाल तो करेंगे। आप जो बोल रहे हो ना तो उस पर श्योरिटी होना चाहिए कि मैंने जो बोला वो सही है। हाँ ना वाला तो नहीं करना वहाँ पर, इस चीज़ से बचना आपने। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 2-3 श्योरिटी वाले आंसर दो। यार नहीं पता है, सॉरी सर, कोई बात नहीं, नहीं पता है आप नहीं बोल दीजिए। और किसी का कुछ सवाल? आपका सवाल होना चाहिए। अगर आपके अंदर सवाल नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो। स्टूडेंट से, घर में बच्चों का माता पिता से ज़रूरी है सवाल करना, कि जब तक अगर आपके अंदर सवाल नहीं है आप पूछिए।
सर जैसे हम देख रहे हैं 2 साल में कोविड की वजह से बच्चों की स्टडी पे खास तौर पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। जहाँ हम बुक्स में पढ़ते थे, हमें टीचर समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, जी, जी। तो हम बहुत अच्छे से करते थे। अभी सारा कुछ हम देख रहे हैं ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन स्टडी का बच्चों की अभी की जो पढ़ाई है उस पर कितना असर दिख सकता है आगे की पीढ़ियों को, ये मुझे आपसे सवाल करना है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए भी उतनी ही सिरदर्द हो रही है जितने कि उनके पेरेंट्स के लिए है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिविटी पे बात करें और निगेटिविटी पे बात करें तो दोनों पे हम बात कर सकते हैं। कोविड का एक ऐसा काल है कि हमने देखा कि लोगों की मौत हुई। हमने ये देखा कि एक अच्छा कमाने वाला इंसान अभी अच्छा था, हमसे कल मिला था, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो गई। तो हम इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी है। अब जो हमारा जो भी बोले कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ का, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम को ना टीचर क्रॉस कर सकते हैं, ना प्रिंसिपल क्रॉस कर सकते हैं, ना हम पेरेंट्स, ना स्टूडेंट। तो हमें कहीं ना कहीं इसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि आज हम मास्क लगा के रखते हैं, जैसे कि आज हम सैनिटाइज़र करते हैं, जैसे कि हम दूरियां बना के रखते हैं, तो ये हमारे कल्चर में एक समय में आएगा कि बनते जाएगा। अब रहा मैडम का सवाल, तो ये स्टडी जो है ऑनलाइन, ये फ़ायदेमंद है क्या नहीं, ऐसा पूछ रहे आप? फायदेमंद है या नुकसानदेह? देखिए, अब समझो मैं यहाँ पर हूँ, कुछ बच्चे नहीं आ सकते। एक एग्जांपल, नावेद भाई अगर इसको लाइव चलाते, मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझा रहा हूँ, जितना आप समझेंगे उतना वो ऑनलाइन वाले भी समझेंगे। अब बुरा क्या है इसमें कि बच्चों की आंखें ख़राब होने वाली है, बच्चों को ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर इसकी बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो हमें इसको सीखना पड़ेगा, हमें इसको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें इसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिर्फ मोबाइल नहीं, एक ऐसा हमें क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी 15 लोगों की, 10 लोगों की। टीचर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारी जो स्कूल होती है वो बड़ी होती है, एक रूम में कम से कम 20 बच्चे स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हम इसको ऑनलाइन क्लास को अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जिस माँ बाप के पास एक 1000-1200 रुपये वाला मोबाइल लेने की ताकत नहीं है, वो क्या 6000-7000 का मोबाइल लेगा। और ऐसे में अगर मान लो कि उनको 4 बच्चे हैं और सबका अलग अलग टाइम है, तो बताइए वो इंसान का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसके निगेटिविटी भी आती है हमारे मन में कि उनका क्या, जिनके पास नहीं है, नहीं खरीद सकता मोबाइल। 6000 का मोबाइल, 7000 का मोबाइल मायने रखता है। जो 4000 रुपये अगर महीना कमाता है या फिर 10,000 रुपये महीना कमाता है, उसको रेंट भी देना है और इस तरीके की स्टडी भी करना है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह भी है। लेकिन एक ये समय चल रहा है, ये समय मैं आपसे वादा करता हूँ, ये समय ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इस समय का अंत होगा और फिर से वही समय आएगा जो हम चाहते हैं, बिल्कुल वो आएगा। बस उम्मीद मत हारिए, धैर्य रखिए और साथ दीजिए गवर्नमेंट का। जिस तरीके से हो सकता है कुछ चीज़ गलत हो रही हो, हम मानते हैं गलत है कुछ चीज़, लेकिन क्या हम विरोध कर रहे हैं? क्या हम स्टूडेंट लोग बाहर निकले? क्या हम पेरेंट्स लोग जो बोलते हैं कि असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो बताइए कितने पेरेंट्स लोग बाहर निकले, कितना कुछ करें? तो हमें अगर सवाल करना है तो खुलकर सवाल करें। हम अपने नगर सेवक को पकड़ो, महापौर को पकड़े, विधायक के पास जो है ना रास्ता है ना, अभी स्कूल ओपन करने का बोल दिए कि अब स्कूल ओपन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब अंधेरा होता है तो सवेरा भी होता है। और किसी का कुछ सवाल? सर मैं पूछूं, अभी आप वैक्सीनेशन का कैंप लगाए एनजीओ के द्वारा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए तालियां बजाओ। अभी कई लोगों के मन में भय है कि ये वैक्सीन सही है कि नहीं है। जी जी जी। इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट। देखिए कैसा रहता है, अगर हमने भी एक ज़माने में, अगर आपने नाम सुना होगा हैजा, टीबी, पोलियो, ये सुना होगा, तो उसके भी टीके लगते थे और मुझे भी टीके लगे हुए हैं, वो पुराने आज भी। तो हर समय एक बीमारी आई, हर समय एक बीमारी आई और उस बीमारी का डटकर सामना किया, जबकि सरकारों ने भी और अब की सरकारों ने भी। और जो वैक्सीन का जो डर है कि वैक्सीन लेने से शायद ये होगा, शायद वो होगा, तो देखिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, ये तो गवर्नमेंट एक ढांचा दिखती है आपको, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स होते हैं, कुछ अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। तो हमारे नेता तो डॉक्टर नहीं है,
अगर हमारे महापौर की बात करें, अगर महापौर ने ऐलान कर दिया कि कल सबको टीकाकरण करना ही है, तो महापौर डॉक्टर नहीं है, ना हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डॉक्टर है, लेकिन उनके साथ जो टीम होती है वो वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स होते हैं जिनको अच्छे बुरे की परख है। वो हर चीज़ का एक नतीजा निकालते हैं और उसके बाद ही कोई कोशिश की जाती है। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हमें भरोसा है कि हम इस देश में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ों पे यकीन करना होगा, हमें वैक्सीनेशन करना होगा, कराना होगा, लेना होगा। जो भी आपके अंदर डर है, देखिए इम्यूनिटी सिस्टम जो आपकी होती है सबको पता है। अगर मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ तो यकीन मानिए कि मुझे भी पानी की ज़रूरत होगी, मुझे भी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। अगर मैं बहुत सीढ़ी चढ़ के ऊपर से नीचे आया हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डर लगेगा। लेकिन ये जो लोग फैला रहे हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, यकीन मानिए अगर आप एजुकेटेड हो तो इस चीज़ों को मत मानिए, वैक्सीन लीजिए। क्योंकि कैसा है, आप जब भी आपको कोई बीमारी होती है, आपको अगर खांसी भी होती है, अगर आपको पेट भी दर्द देता है, कोई भी आपको बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हो। कभी उससे सवाल नहीं करते कि जो आपने ये टैबलेट दी है, जो येलो कलर की है, ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है, इसमें क्या क्या आपने मिलाया है। कभी सवाल किया आपने, मैं क्यों ये दवा खाऊं? फिर आप ये सवाल करते कि मैं यही कंपनी की क्यों खाऊं, मैं सिप्ला की क्यों खाऊं? कभी आपने सवाल किया? नहीं किया। तो जब आपने सवाल क्यों नहीं किया? आप कोई भी सिरप जब लेते हो खांसी के लिए, तब आप सवाल करते हो कि यही सिरप क्यों लूँ? तो आपको आपके डॉक्टर पे भरोसा है। तो यही डॉक्टर मिलकर, जो हमारे देश के बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, इनकी टीम होती है, इसमें IAS IPS होते हैं, बहुत तरीके से ये पास होता है, तब जाके गवर्नमेंट के पास आता है। गवर्नमेंट कोई भी चीज़, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको उसके पीछे की बात समझना होगा कि इसके पीछे तथ्य क्या है, उसके अच्छे और बुरे दोनों तथ्यों को समझना होगा कि हम किसी भी चीज़ को ऐसा ना लें कि हमने पढ़ लिया और ऐलान कर दिया। आपको समझना होगा कि क्या बात है। अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैं आलू से सोना बना दूंगा, तो आपने पूरा इसका वीडियो सुनना चाहिए। पूरी चीज़ सुनकर ही, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आपको तथ्य समझना चाहिए कि अगले ने क्या बोला। तो वैक्सीन, मैं तो आपको कहूँगा कि वैक्सीन लेना चाहिए। आपके परिवार वालों को कहिए कि दोनों डोज ले, बूस्टर डोज भी आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी टैबलेट लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि हम अच्छे हो जाए। वैक्सीन का भी जो बनाया गया, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, हमारे भारत देश ने दूसरे कंट्री को भी दिया है। देखिए, हर चीज़ की तो बुराई करने वाला होता है। सरकार में अगर है तो दूसरे लोग तो बुराई करेंगे ही। तो आपको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा नाविद भाई से भी कि वो भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताए कि वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है और लेना भी चाहिए। हमें सरकार का साथ देना चाहिए अगर हम अच्छा होना चाहते हैं। तो आप कोई सवाल पूछना चाहेगा? कोई भी बच्चा कुछ बिल्कुल पूछिए, आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल बोलिए। एजुकेशन से लेकर भी काम करते हैं। एजुकेशन में तुम लोगों को कुछ पूछना है, स्कॉलरशिप का पूछना है, जो भी मन में पूछो ना। आज इतने बड़े इंसान को मैं बुलाया हूँ कि तुम लोग को ये तो भूल जाइए कि पैसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, BUMS करना है, MBBS करना है, मेरे पास क्लासेस के लिए पैसे नहीं है, तो आपको आजकल अगर मुस्लिम्स है, सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के तरफ से जो मौलाना आज़ाद की जो शिष्यवृत्ति है वो भी आपको मिलती है। और दूसरी भी, अगर आप मेरिट स्टूडेंट हो, मैं ओपन कैटेगरी से आता हूँ लेकिन मुझे भी स्कॉलरशिप मिलती थी कॉलेज में। अब आप बोलेंगे कि आप ओपन से हो, फिर भी क्योंकि मैं मेरिट स्टूडेंट रहा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज में ऐसा होता है, अगर आप मेरिट स्टूडेंट हो तो आपको मेरी जो एडमिशन सिंधु कॉलेज में हुई 315 रुपये में हुई मात्र। GS कॉलेज में भी जब मैं गया तो मेरी एडमिशन बहुत कम पैसों में हुई। PWS में भी गया तो बहुत कम पैसों में हुई। क्योंकि ये चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको स्कॉलरशिप ही मिले, बहुत सारे रास्ते होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। पूछने की आदत डालिए कि ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये लग रहे तो मैं 10,000 रुपये भर दूँ। हो सकता है पैसे बचाइए आप, किसी नगर सेवक का, विधायक का थप्पा लगकर अगर भी काम होता है तो आप करिए ना, वही पैसे आप अपने स्टडी के लिए यूज़ कीजिए। हो सकता है, बस आप में सवाल करने की ताकत होना चाहिए और आदत होना चाहिए। आप पूछ सकते हो, बच्चा कुछ सवाल होगा तो। सर जी पूछ। आगे चल के मैं PhD करना है, जी तो अभी तो 10-12 साल तो गैप हो गई। जी 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 शादी हो गई, बच्चे हो गए, जी, जी। अभी चल रही है, अभी स्टार्ट में और रनिंग में मैं आना चाहती हूँ। जी। PhD करना, मेरा ग्रेजुएशन हो गया। हाँ। तो मुझे, मेरा BA है जी जी। आर्ट, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट में PhD करना सही रहेगा? PhD के लिए आपका सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, PG।
अब आप पीजी लीजिए कि आपको पीजी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको हिस्ट्री में पीजी करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, बहुत सारे उसमें हैं अलग अलग सब्जेक्ट। तो आपको पहले एमए करना पड़ेगा। एमए के बाद आपकी पेट की एग्ज़ाम होती है। पेट के एग्ज़ाम में आपका होता है प्री जो एग्ज़ाम होती है, उसमें आपको पास होना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसकी थीसिस आपको जो भी आपका रहा, जिस पे भी आपको पीएचडी करना है, आपको एक लेक्चरर मिलता है, आप उसका नाम लेते हो, आपको गाइड मिलता है, तो आप पीएचडी कर सकते हो। बहरहाल आपको सबसे पहले अपना पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा जी। सर मुझे मतलब ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, क्या उसमें एमए ज्योग्राफी ले सकते हैं आप। कुछ स्कोप है ज्योग्राफी में? देखिए, जब आप पीएचडी कर लेते हो तो आपके सामने डॉक्टर का सबसे पहले लग जाता हो। तो जैसे अगर मैं बात करूँ अपने एमए हिंदी लिटरेचर की, अगर मैं पीएचडी हिंदी में कर लूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। तो मैं समाचार पत्रों के लिए अच्छे लेख लिख सकता हूँ, अच्छी पुस्तक लिख सकता हूँ, एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता हूँ। उसी तरीके से आप जैसे आपने एमए ज्योग्राफी में किया, पीएचडी कर लिया, तो अगर आपने नेट की एग्ज़ाम पास कर ली, नेट एक होता है, नेट के एग्ज़ाम में जेआरएफ होता है, तो उसमें अगर आपने उसको पास कर लिया तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है गवर्नमेंट की, आप वहाँ पर लेक्चरर बन सकते हो। या फिर अगर वहाँ नहीं बने तो आप कोई भी कॉलेज में आवेदन कर सकते हो, वहाँ पर आप लेक्चरर बन सकते हो। लेकिन आपका इसके लिए नेट क्लियर होना ज़रूरी है। सर नेट अच्छा ठीक है, मतलब कोई नेट की एग्ज़ाम में आर्ट जो है उसी में आएंगे ना, मराठी से मुझे मराठी। हाँ, नेट का पूरा मराठी, अगर आपने ज्योग्राफी में लिया तो उसका एक पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है। एक में रहता है पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें जैसे एप्टीट्यूड बोलते हैं हम, रीजनिंग बोलते हैं, एक सब वो रहता है। और एक आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट होता है, जैसे ज्योग्राफी में आपको करना है नेट, तो वो आप उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार उसकी एग्ज़ाम होती है, एक दिसंबर में होती है, एक जून में होती है। आप पहले अपना पीजी कर लीजिए। पीजी करने के बाद आपके बहुत रास्ते हैं आपके पास, आप पीएचडी कर सकते हो, आप बीएड भी कर सकते हो। पीजी के लिए अब पहले मुझे एमए करना पड़ेगा अभी तो। अभी तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में लेना, एमए। पीजी नागपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी? आपको अगर एमए करना है तो आप नागपुर यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इग्नू भी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी एमए कर सकते हैं। बहुत सारी आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर और एक क्वेश्चन है, मेरी लड़की 5th क्लास में है जी अभी, नवोदय की जो एग्ज़ाम दे रही, जी नवोदय, मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। जी। तो क्या मतलब कैसी होती है वो स्कूल? देखिए, हमारे इसमें जो नवोदय करके है, और उसी के सच में आरटी की भी बात कर लेता है एक साथ दो। आरटी के बारे में आपने सुना है क्या, राइट टू एजुकेशन? हाँ। तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आप अपने बच्चों को दाखिला करा सकते हो, उनको एडमिशन दिला सकते हो, और उसमें कुछ फ़ीस नहीं लगती। बस जैसे 10,000 20,000 रुपये जो स्कूल की फ़ीस लगती है वो आपको नहीं देना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो नवोदय होता है और केंद्रीय विद्यालय होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं। यहाँ पर की जो एग्ज़ाम होती है, जैसे आपका बच्चा अभी कौन सी क्लास में है, आपको काय के लिए एडमिशन कराना है उसमें? नवोदय मतलब 6th क्लास में। हाँ, तो जो क्लास का वो स्टूडेंट है, अभी जो बच्चा है आपका, तो रिलेटेड टू एग्ज़ाम होती है सिर्फ। ऐसा नहीं कि उसको 10 का सिलेबस होता है या 12 का सिलेबस होता है। जो भी होता है उसकी आपको मार्केट में बुक्स मिलती है। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स के जो स्टॉल होते हैं, आप वहाँ से बुक्स ले सकते हो, और जो भी आपकी टीचर है बच्चे की, उससे भी आप पूछ सकते हो। तो उनके पास उसकी किताब रहती है, वो आपको बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होती है, और पेपर में भी इसकी ऐड आती है। नहीं, वो तो सब हम कर रहे हैं जी। जो फिर वही उसमें नंबर लग जाए 6th क्लास में, उसकी इंटरव्यू हो जाए, उसमें भी देखिए कैसा होता है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगती है कि आपकी इनकम उसके लिए है क्या नहीं। और अगर समझो कि उसकी जो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही वहाँ पर एडमिशन मिलता है। उसमें भी सीट रिजर्व रहती है कि अगर आप एससी है, ओबीसी है, ओपन है, उसके कुछ रूल्स रहते हैं। उसमें इनकम सर्टिफिकेट का भी मामला रहता है। तो ये आपको, अगर आपको करना है, अगर अपने बच्चे के लिए करना है, तो उसकी एग्ज़ाम दीजिए आप। कुछ ऐसा लगता है तो हमसे पूछिए, हम आपको गाइड करेंगे, आपके बच्चे को भी गाइड करेंगे। जब भी लगे नवेद भाई को आप बोल दीजिए, और भी बच्चों की आप करवाइए इस तरीके से तैयारी। आप भी शुरुआत कर सकते हो, आपका एजुकेशन अच्छा है, माशाल्लाह ग्रेजुएट है आप, तो आप भी समझा सकते हो बच्चों को, क्योंकि उनका जो सिलेबस रहेगा वो 5 to 6 रहेगा, उससे ज़्यादा ओवर तो उनका सिलेबस नहीं रहेगा। तो आप भी इसको कर सकते हैं जी। और कुछ भैया लोग, आप किसी को पुलिस नहीं बनना है तो नावेद भाई, बस मैं एक चीज़ आपसे जाते जाते विदाई लेना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि हम सीट एनजीओ की तरफ से काम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर आपके घर के पास की लाइट बंद है
तो आप में इतनी चीज़ होना चाहिए कि आप अपना मोबाइल नंबर निकालना चाहिए, एनएमसी या कॉर्पोरेटर को कॉल करना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ की लाइट बंद है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो बंद है। तो हम चाहते हैं कि आप जिम्मेदार नागरिक बने, एक जागरूक नागरिक बने। अगर आपके यहाँ की गटर भी भर गई है तो कई लोग मैंने देखा है कि 2-2 दिन कुछ नहीं बोलते, आपने तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार बनिए। अगर आपको लगता है ये सिग्नल यहाँ पर सिग्नल नहीं है रोड पे, आप कंप्लेंट करिए। एक जागरूक नागरिक बनिए। ज़रूरी नहीं कि ये काम कोई एनजीओ करे, कोई पॉलिटिकल लीडर करे। अगर जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया तो आप जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये मत सोचिए कि ये काम नावेद भाई का है, मोइन भाई का काम है, कृति मैम करेंगी, नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझिए और पैसे को बचाइए, क्योंकि अगर आप पैसों की बचत करते हैं तो आने वाला फ्यूचर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे की जो कदर करेगा और समय की जो कदर करेगा, यकीन मानिए वो आगे बढ़ेगा। तो अपने पैसे की कदर कीजिए और अपने वक्त की कदर कीजिए। तो दोस्तों ये थे मोइन सर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, तो जोरदार तालियां सर के लिए। और सर पूरे इंडिया फैक्ट न्यूज़ की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इतनी सारी आपने जो खास जानकारियां थी बच्चों से साझा की, एजुकेशन से रिलेटेड थी, और साथ ही साथ आपने जो एक सवाल किया बच्चों को कि सवाल करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं ना तो हमें पता नहीं चलेगा हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। सवाल करने से हमें डरना नहीं चाहिए। बात सर ने बहुत अच्छी बताई। हमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना, डिमांडिंग नहीं कमांडिंग बनो, कमांड करने की आदत डालो, है ना। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सर के लिए। और पूरे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के तरफ से सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से ग्रोथ करते रहे। आपकी CEET एजुकेशन फाउंडेशन जो इतना कुछ कर रही है वो ऐसे ही करते रहे, तरक्की करते रहे, और हम सभी को आप इसी तरह से मोटिवेशनल चीज़ें बताते रहे, गाइड करते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर सो मच।